नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं कि पूरे देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर काफ़ी बड़ी बहस चल रही है। कई लोगों का कहना है कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो रही है। कुछ लोग इंजन इशू की भी शिकायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन देश के लिए ये बहुत ज़रूरी कदम है क्योंकि इससे क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कम होगा। लेकिन अब कहानी सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रहने वाली। सरकार अब डीजल में भी करीब 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग करने की तैयारी कर रहा है। खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसकी जानकारी दी है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर आइसोब्यूटेनॉल क्या है, इथेनॉल से कैसे अलग है, डीजल में इथेनॉल क्यों नहीं मिलाया जा सकता, आइसोब्यूटेनॉल कैसे बनता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और उसके सामने चैलेंजेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत को इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है, लेकिन हमारी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। मतलब अगर मिडल ईस्ट से कहीं भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कई दिक्कत आई, तो सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। अब अगर सिर्फ डीजल की बात करें तो भारत की कुल पेट्रोलियम कंजप्शन में लगभग 40% हिस्सा अकेले डीजल का है। ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर पंप्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जनरेटर्स, रेलवे, लोकोमोटिव्स, आज भी इन सब की बैकबोन डीजल ही है। यानी अगर भारत को ऑयल इंपोर्ट कम करना है तो सिर्फ पेट्रोल पर फोकस करने से काम नहीं चलेगा, डीजल के लिए भी अल्टरनेटिव फ्यूल चाहिए। तो अब बात करते हैं डीजल में इथेनॉल क्यों नहीं मिलाया जाता। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जब पेट्रोल में इथेनॉल मिल सकता है तो डीजल में क्यों नहीं। इसका जवाब केमिस्ट्री में छिपा है। इथेनॉल एक पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि डीजल एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है। आपने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा, पोलर और नॉन पोलर लिक्विड्स अच्छी तरह मिक्स नहीं होते। अगर दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय बाद इथेनॉल अलग हो जाएगा। इससे फ्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, वाटर कंटेमिनेशन बढ़ेगी, इंजेक्टर डैमेज हो सकता है, कोरोजन बढ़ सकता है, इंजन परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में डीजल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग सफल नहीं हो पाई। यहीं पर आता है आइसोब्यूटेनॉल। ये भी अल्कोहल है, लेकिन इथेनॉल जैसा नहीं। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, यानी इसमें 2 कार्बन एटम्स है। वहीं आइसोब्यूटेनॉल का फॉर्मूला C4H10O है, यानी इसमें 4 कार्बन एटम्स है। कार्बन चेन जितनी लंबी होती है, फ्यूल की प्रॉपर्टी उतनी बदल जाती है। एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, वोलेटिलिटी कम हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, डीजल के साथ कंपैटिबिलिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है। और यही वजह है कि आइसोब्यूटेनॉल डीजल के साथ स्टेबल ब्लेंड बना सकता है। अब सवाल आता है कि आइसोब्यूटेनॉल आखिर बनता कैसे है। प्रोसेस काफ़ी हद तक इथेनॉल जैसा ही है। शुगर केन जूस, मोलेसिस, कॉर्न, डैमेज फूड ग्रेन्स, राइस, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज यानी एग्रीकल्चर बायोमास लिया जाता है। पहले उसका फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद बायोलॉजिकल कन्वर्जन और प्योरिफिकेशन का प्रोसेस भी होता है, और आखिर में फ्यूल ग्रेड आइसोब्यूटेनॉल तैयार होता है। मतलब अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी भारत अपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है, यानी इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या आइसोब्यूटेनॉल इथेनॉल से बेहतर फ्यूल है? कई मामलों में जवाब है हाँ। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी बताती है कि 1 लीटर फ्यूल से कितनी एनर्जी मिलेगी। इथेनॉल लगभग 21 मेगाजूल पर लीटर देता है, आइसोब्यूटेनॉल लगभग 29 मेगाजूल पर लीटर देता है, जबकि डीजल लगभग 36 मेगाजूल पर लीटर देता है। मतलब आइसोब्यूटेनॉल डीजल के काफ़ी ज़्यादा करीब है, यानी माइलेज में फ़र्क इथेनॉल की तुलना में कम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इथेनॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। इथेनॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर आने से कोरोजन बढ़ जाता है, रस्ट लग जाती है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, इंजेक्टर डैमेज हो सकता है, फ्यूल स्टोरेज भी मुश्किल हो जाता है। आइसोब्यूटेनॉल भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इथेनॉल जितना नहीं। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आइसोब्यूटेनॉल बिल्कुल भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ये कम एब्जॉर्ब करता है, 0 नहीं। अब आइसोब्यूटेनॉल डीजल के साथ अच्छी तरह ब्लेंड हो सकता है, सेपरेट नहीं होता। पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक्स में कोरोजन भी कम करता है, फ्यूल हैंडलिंग आसान हो जाती है, इंजन मॉडिफिकेशन भी कंपैरेटिवली कम चाहिए। हालांकि बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं है। अगर कन्वेंशनल डीजल की तुलना करें तो आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड से स्मोक कम निकल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो सकती है, हाइड्रोकार्बन एमिशन कम हो सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी कम हो सकता है। मतलब लॉन्ग टर्म में से एयर क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद मिल सकती है। अब सवाल आता है कि अगर इतना ही अच्छा फ्यूल है तो सीधा 100% आइसोब्यूटेनॉल क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते।
क्योंकि इतनी आसानी से ऐसा नहीं हो सकता। इंजन कैलिब्रेशन बदलनी पड़ेगी, उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मॉडिफाई करना पड़ेगा, मटेरियल कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होगी, ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग होगी, नई व्हीकल डिज़ाइन करनी पड़ेगी। इसीलिए सरकार शुरुआत में सिर्फ 15% ब्लेंडिंग की बात कर रही है। इसके बाद नितिन गडकरी जी के अनुसार पायलट टेस्टिंग की जा चुकी है। जनरेटर सेट्स को 100% इथेनॉल और 100% आइसोब्यूटेनॉल पर चलाकर डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया है। इन टेस्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं और इसी वजह से सरकार अब कमर्शियल ब्लेंडिंग की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। तो अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो कई सेक्टर्स में फ़ायदा मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर्स, शुगर मिल्स, मेज फार्मर्स, बायोमास प्रोड्यूसर्स, ऑयल मार्केट कंपनीज, रिफाइनरीज, फ्यूल ब्लेंडिंग फैसिलिटीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि नए कंपेटिटिबल इंजन्स और फ्यूल सिस्टम की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी कम नहीं है। सबसे पहला चैलेंज है फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी। अगर बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप्स फ्यूल बनाने में डाइवर्ट होने लगी तो फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं और यहीं से शुरू होती है फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट। और दूसरा चैलेंज है प्रोडक्शन कॉस्ट्स। आज की डेट में आइसोब्यूटेनॉल बनाना डीजल से भी महंगा पड़ता है। हालांकि अगर प्रोडक्शन बड़े स्केल पर होगा तो फ्यूचर में कॉस्ट कम हो सकती है। और तीसरा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑयल कंपनीज को नए स्टोरेज टैंक बनाने होंगे, ब्लेंडिंग फैसिलिटी तैयार करनी होगी, टेस्टिंग लैबोरेटरीज विकसित करनी होंगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या पुरानी डीजल व्हीकल इसके कंपेटिटिबल होंगे? क्या सरकार ब्लेंडिंग के साथ साथ अलग अलग फ्यूल ऑप्शन देगी? इन सभी सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की सोच बिल्कुल साफ है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना है, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ानी है, फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाना है, बायोफ्यूल इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। और वहीं दूसरी तरफ व्हीकल कंपैटिबिलिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड सिक्योरिटी जैसे बड़े चैलेंजेस भी मौजूद हैं। इसीलिए इसे अभी फाइनल पॉलिसी नहीं माना जा सकता। पायलट प्रोजेक्ट, टेस्टिंग्स और इंडस्ट्री फीडबैक के बाद ही बड़े स्तर पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह भारत ने E20 पेट्रोल का टारगेट समय से पहले हासिल किया। क्या उसी तरह आने वाले वर्षों में डीजल ब्लेंडिंग में भी दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश कर पाएंगे? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान भाषा में जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से जुड़े टॉपिक समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।